स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करने वाले शुभांकर पाठक जी। वेलकम शुभांकर टू स्टडी IQ और ढेर सारी बधाई फॉर एसिंग दिस एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद ऑल इंडिया रैंक 11। थैंक यू सो मच। शुभांकर, सबसे पहले मेरा प्रश्न यही होगा कि यूपीएससी सीएससी की जो होली लिस्ट, होली पीडीएफ कहते हैं, उसमें नाम बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है एंड गेटिंग योर नेम इन टॉप 15, हाउ इज द फीलिंग? आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि टॉप यू वुड गेट इन 2-digit रैंक एंड स्पेसिफिकली अंडर 15? नहीं, आई वाज इतना मैंने कभी बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचा नहीं कि मेरा कितना रैंक आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, बिकॉज आई ऑलवेज फोकस मोर ऑन द प्रोसेस देन द रिजल्ट। बट इवन आफ्टर माई मेन्स एंड इंटरव्यू आई वॉज श्योर कि मैं कहीं ना कहीं लिस्ट में तो रहूंगा, बिकॉज मेरा मेन्स अच्छा गया था, इंटरव्यू भी अच्छा गया था एंड मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि 100, 120, शायद 150 मैक्सिमम। बट 11th रैंक तो मतलब इट वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस एंड अभी भी थोड़ा सिंक इन करने में कभी कभी ऐसा आई समटाइम्स थिंक एंड मुझे लगता है 11 इज वेरी, आई थिंक इट इज़ वेरी, एक थोड़ा लक का भी रोल रहता है। आई कांट से कि कम्प्लीटली मेरा हार्डवर्क है, बट हाँ, वो बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड अभी भी कभी कभी मुझे वो रजिस्टर करने में एकदम से वो रहता है कि 11th रैंक काफ़ी अच्छी आ गई एक्चुअली। शुभांकर के बारे में बता दो तो इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम ISM धनबाद। 2020 में he graduated and for 1 year, for 6 months almost, he was working with a software company and then he started his preparation full-fledgedly for UPSC. तो आई थिंक ये बहुत ही enriching सेशन होगा उनके लिए जो कॉलेज के बाद शुरू करना चाहते हैं, जॉब के साथ किस तरीके से तैयारी करनी है। आई थिंक यू विल बी द बेस्ट गाइड फॉर देम। आई होप, if I can help resolve a few doubts जो यूजुअली लोगों के दिमाग में रहते हैं, जो क्वेरीज रहती हैं, तो आई थिंक देन द पर्पस ऑफ द सेशन वुड बी सॉल्व्ड। शुभांकर, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। जो जर्नी थोड़ा सा मैंने बता दिया है, बट आई थिंक आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि किस तरीके से जो यूपीएससी की जर्नी शुरुआत हुई है एंड देन वील टॉक अबाउट द प्रोसेस। जैसे आपने मेंशन किया कि आई बिलीव्ड इन द प्रोसेस मोर देन थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट। सो 2019 में मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी सिस्को सिस्टम्स में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड उसके बाद ही मुझे वहाँ जॉब ऑफर हो गई थी। सो बिफोर माय फाइनल ईयर मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी एंड आई डिड नॉट हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। तो मेरे फाइनल ईयर में मैं काफ़ी फ्री था एंड देन आई हैड डिसाइडेड कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूंगा। तो मेरे फाइनल ईयर में मैंने कुछ NCERTs पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं। तो मेरा इनिशियल प्लान ये था कि मैं 1 साल जॉब करने के बाद फिर UPSC पे अटेम्प्ट दूंगा। तो बट हुआ ये कि 2020 में कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया एंड हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एट माई डिस्पोजल। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड अगर हो पाए तो मैं 2021 का ही अटेम्प्ट दे दूंगा। एंड देन फिर मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई जॉइंड एन ऑनलाइन कोचिंग एंड 6 महीने मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया। फिर फरवरी में मैंने, जून 2020 वॉज मैंने स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड जून 2021 में प्रीलिम्स होना था। तो मेरे पास एग्जैक्टली 1 साल था एंड फरवरी 2021 में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया बिकॉज प्रीलिम्स 4 महीने में था। बट फिर सेकेंड कोविड वेव के कारण वो एग्जाम एक्सटेंड हो गया। तो वो थोड़ी सी मेरे लिए बेनिफिशियल चीज़ होगी। वहाँ पे मैंने 2-3 महीने मेंस का काफ़ी हद तक कंसोलिडेट किया अपना प्रिपरेशन। तो ओवरऑल मेरी जर्नी यही थी कि मैंने जून 2020 में स्टार्ट किया एंड अक्टूबर 21 में फिर प्रीलिम्स हुआ एंड देन मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग। तो यही मेरी ओवरऑल ब्रॉड जर्नी रही। शुभांकर, जैसे आपने मेंशन किया कि आपने 3rd ईयर में इंटर्नशिप की थी और उसी के बाद से आपको पता था कि सिविल सर्विस इज द ऑप्शन, इज द करियर दैट यू हैव टू चूज इन अ लॉन्ग रन। क्या इंट्रीगिंग पॉइंट था? व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक अप दिस जर्नी एंड बी पार्ट ऑफ सिविल सर्विस? आई थिंक जैसे मैं वहाँ जब काम कर रहा था तो वहाँ एवरीथिंग वाज वेरी गुड, वर्क कल्चर बहुत अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी। बट एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि जो मेरे से 10-12 साल सीनियर थे, उनमें और मेरे में बस इतना डिफरेंस था कि उनकी एक्सपीरियंस कोडिंग में बेटर थी, दे कुड राइट बेटर मतलब टेक्नोलॉजी में वो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा बेटर थे, बट डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास बिल्कुल नहीं थी। सो दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क एज मी, जस्ट दैट दे वर गेटिंग पेड थोड़ा सा मोर एंड उन पे शायद उनकी टेक्नोलॉजी पे पकड़ थोड़ी ज़्यादा थी, बट दैट इज इट। एंड एक और चीज़ फिर मुझे ये भी रियलाइज हुई कि अगर मैं वहाँ काम करते रहूँ और अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम करते रहूँ तो आई वुड ओनली बी वर्किंग फॉर द टॉप 2% और टॉप 3% ऑफ द वर्क। एंड अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाता हूँ तो एक बहुत वाइड रेंज ऑफ सोसाइटी को मैं केटर कर सकता हूँ, बहुत
रियल प्रॉब्लम्स पे काम कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ स्ट्राइक कर गई थी कि मैं पूरी जिंदगी शायद बैठ के कोड नहीं लिख पाऊंगा, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। तो सिविल सर्विसेज वो समथिंग जहाँ पे मैं नेचुरली अट्रैक्ट हो गया। तो जैसे आपने बताया कि ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर वाइडर रेंज ऑफ पीपल, एंड आई थिंक इसीलिए सर्विस सिविल सर्विस स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सर्विस बिकॉज द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इट ऑफर्स इट्स अनमैच्ड। जब डिसीजन ले लिया कि प्रिपरेशन करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन? क्योंकि हम बातें तो करते हैं कि आपको सिलेबस बेसिक बुक्स आनी चाहिए, बट एप्रीहेंड करना उन सारी चीजों को इन द प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग रन, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। आई थिंक जो मैंने फर्स्ट चीज़ ये की, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि ये एग्जाम कौन लोग क्लियर कर रहे हैं, मतलब जो क्लियर कर रहे हैं वो कैसे क्लियर कर रहे हैं। एंड वहाँ पे आई थिंक देयर इज वन थिंग जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो ये है कि आइडेंटिफाइंग द राइट टॉपर। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई टॉपर गलत या सही बोलता है, आई एम सेइंग कि द राइट टॉपर फॉर यू इज समवन हु कम्स फ्रॉम योर बैकग्राउंड, जो आपके ऑप्शनल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आपके सिचुएशन में से तैयारी की है, ताकि आप समझ पाएं कि आपको आपके लिए बेटर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि कनिष्क कटारिया सर, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो वो काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें मेरे से मैच करती थी, तो मैंने उनके आसपास अपनी काफ़ी हद तक तैयारी रखने की कोशिश की। सबसे पहली चीज़ एक और आपको ये डिसाइड करनी है कि आप अपना ऑप्शनल क्या रखेंगे। बहुत लोग तैयारी करने के 3-4 महीने तक भी ऑप्शनल में स्ट्रगल करते रहते हैं, क्या ले नहीं ले। आई थिंक आपका तैयारी से पहले ऑप्शनल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम है क्या। ये बस इतना नहीं है कि 3 स्टेजेस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। आपको हर स्टेज में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेज में कौन से स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड है और कौन से सब्जेक्ट से वो ज़्यादा इजीली क्लियर होगा, तो ताकि हम अपने एफर्ट्स डायरेक्टेड वे में रखें एंड ना कि हर सब्जेक्ट में हमको पीएचडी नहीं करनी है। तो और मैंने एक चीज़ ये भी रियलाइज़ की कि जो फाइनली सेलेक्ट भी हो रहे हैं, तो 52-53% मार्क्स भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो परफेक्शन का गेम ही नहीं है इस एग्जाम में। इट इज़ मोर अबाउट कंसिस्टेंसी एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। तो ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ की। फिर वही जो नॉर्मल चीज़ें होती है कि बुक लिस्ट आइडेंटिफाई किया एंड कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, टेस्ट कैसे लगाने हैं, कहाँ से देने हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये आई थिंक वो नॉर्मल जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही मैंने स्टार्ट किया। शुभांकर, आपने जैसे मेंशन किया कि सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द वन यू हैव टू फॉलो। शायद बहुत सारे लोग आज आपको फॉलो करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट इज कंसिडर्ड एज ए गोल्डन अटेम्प्ट। आपके पास बहुत सारा पिछले अटेम्प्ट्स का बैगेज नहीं रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि पीपल गो एंड सी कि पहला अटेम्प्ट दे देते हैं, देख लेते हैं एग्जामिनेशन क्या होता है, एंड देन वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इस नोशन को खत्म करते हुए, what should be the right strategy, what should be the mindset for people who are preparing for the examination and writing their first attempt? आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है अगर आप एग्जामिनेशन अप्रोच करें क्लियर करने के हिसाब से कि आपको क्लियर करना है। अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आपने बोला कि देख के आ जाते हैं या फॉर्म भर देते हैं, क्या पता गलती से हो जाए, ऐसे नहीं होता है। एंड अगर आप वैसे प्रिपेयर करेंगे कि जैसे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, तो ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं एग्जाम। एंड उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लोगों ने क्लियर किया है पहले भी और मेरे बाद भी करेंगे, ऐसा मैं पहला इंसान नहीं हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आई जेन्युइनली बिलीव कि आपका मतलब बेस्ट अटेम्प्ट होता है, बिकॉज आप फ्रेश रहते हैं, सब चीज़ें आप पहली बार पढ़ के आ रहे थे, एक थोड़ा एंथुजियाज्म अलग होता है, थोड़ा अप्रोच अलग रहता है। क्योंकि अगर आप रेपिटेटिव अटेम्प्ट्स देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच थोड़ी सी डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है, आपका दिमाग बहुत डायरेक्शन में सोचना बंद कर देता है, आप एक ही मोनोटोनस वे में अप्रोच करते हैं चीज़ों को। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा तो यही मानना है लोगों को कि जब भी आप अपना अटेम्प्ट दें, आपका फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट शुड बी योर टारगेट कि सेकंड अटेम्प्ट तक आपको करके निकल जाना है। मैं जब एग्जाम में आया था तो आई हैड वेरी क्लियरली टोल्ड माई सेल्फ कि मैं 2 ही अटेम्प्ट दूंगा एंड 2 अटेम्प्ट में होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल डू समथिंग एल्स इन लाइफ। बिकॉज 2 अटेम्प्ट का भी मतलब 3 साल होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट भी 2 साल लग जाते हैं, 1 साल की तैयारी होती है, फिर 1 साल का एग्जाम चलता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट प्रोवाइडेड कि आप उसको अप्रोच उस तरीके से करें कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है एग्जाम, एंड नॉट जस्ट कि एग्जाम की फील लेने के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। शुभांकर, आप माइंडसेट की बात करें तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट की अप्रोच होनी चाहिए, व्हाट शुड बी दैट अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक जो फर्स्ट अटेम्प्ट की अप्रोच बस यही है कि जो सब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स में 20 से 25 मार्क्स के आते हैं, तो उसके लिए अब हमें 250 पेज की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनका रिलेटिव वेटेज कम है, वो काफी स्टैटिक है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर हम अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर इंडियन इकोनॉमी है, वो मेंस में 100 नंबर का आता है, वो प्रीलिम्स में भी 15 से 20 क्वेश्चन आता है, तो वहां पे हमको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ाई करने की जरूरत है। तो आई थिंक अप्रोच बस ये है कि जो एग्जाम में हमसे पूछा जा रहा है हम वैसे तैयारी करें। वी डोंट हैव टू बी
नॉलेज मॉन्गर्स कि हमें हर किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना, जो एक मतलब बाहर अगर आप देखें तो हर जगह ये रहती है कि वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर सन, एंड हर किसी को हर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज चाहिए। वो बिल्कुल नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, कि एग्जाम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये अप्रोच रखना कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है वो ज्यादा जरूरी है, ना कि पढ़ाई करना मेरे हिसाब से। शिवांकर, एक और चीज है कि स्टैटिक बुक सभी को पता है, सभी लोग पढ़ते हैं, बट जो कैच है, जो कमियां हैं, वो कहाँ रह जाती हैं? बिकॉज एवरीबडी फॉलोज द सेम रिसोर्सेज, दे हैव द सेम स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट, but what makes changes in the examination, in the approach of the examination, in taking the examination precisely? I think if you refer to almost all toppers of every year, मतलब 99% of them would say the same thing कि read less and revise it more number of times. रिविजन का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि हम घर पे लाइब्रेरी बनाना शुरू कर देते हैं कि हर जगह से हर सोर्स ले लिया, कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-4 सोर्सेज हैं। तो उससे होता क्या है कि एग्जाम में हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो क्लैरिटी नहीं रह पाती है। अगर हमने एक ही सोर्स 10 बार पढ़ा है तो हमें पता है कि वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कभी गलत नहीं करने वाले। बट अगर हमने उसके लिए 4 चीजें पढ़ रखी है तो हमारे दिमाग में इतनी खिचड़ी बन जाएगी कि एग्जाम में हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, उस कंफ्यूजन में कुछ ना कुछ गलत करेंगे। तो अब जैसे मैंने लक्ष्मीकांत 15 बार रिवाइज की थी बिफोर माई प्रीलिम्स, मतलब 15 से ज्यादा ही की होगी। मैंने इतनी बार पढ़ के गया था कि वहां से कुछ भी आएगा तो गलत नहीं होगा। सेम विद स्पेक्ट्रम। तो आई केप्ट माई रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड। बट अब जैसे 2020 में एक सवाल आया था मॉडर्न हिस्ट्री में अबाउट द रखमाबाई केस, जो आई थिंक किसी और किताब से आई थी। तो अब उसके लिए मैं वो किताब पढ़ने नहीं लग जाऊंगा क्योंकि उसमें से एक सवाल आ गया था। आई स्टिल स्टक टू स्पेक्ट्रम, जो कि स्टैंडर्ड सोर्स है। तो आई थिंक आप भरोसा रखिए अपने सोर्स पे, बस उसको इतने बार रिवाइज करिए कि वहां से कुछ सवाल आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। डोंट हैव टू रन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एंड घर पे लाइब्रेरी बनाने की जरूरत नहीं है। शिवांकर, आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, व्हाट वाज योर स्केड्यूल? एंड पूरा एक साल का आपका टारगेट था कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, और दो अटेम्प्ट का आप टारगेट अपने लिए लेकर चल रहे थे। So for people who are preparing and writing their first attempt, एक साल का समय बफर है उनके पास, किस तरीके से उन्हें स्केड्यूलिंग करनी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए फॉर दी सब्जेक्ट्स, वो एक साल में कैसे प्रॉपरली डिवाइड करें? तो अब जैसे मेरे पास एक साल का समय था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि विद इन 8 to 9 मंथ्स में अपना पूरा जीएस का सिलेबस एक बार कवर कर लूंगा। एंड उसके बाद जब प्रीलिम्स में खाली 3 महीने बचेंगे तो मैं खाली प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करूंगा। एंड विद इन दोज 8 मंथ्स भी मेरा ऑप्शनल एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सिंस माई ऑप्शनल वाज मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, 7 to 8 मंथ्स नॉर्मल है मैथ्स में, कुछ ऑप्शनल में कम टाइम भी लगता है। तो आप एक तो फोकस ये रहना चाहिए कि आपका ऑप्शनल जल्दी से जल्दी खत्म हो और वो जल्दी से जल्दी रिवाइज हो, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपके लिए एकदम नई चीज़ें वहाँ करनी नहीं पड़े। सेम मेंस के अदर टॉपिक्स जैसे सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, जैसे चीज़ें हैं जो हमको इतनी ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़नी पड़ती है, तो वो हमारा एटलीस्ट मेंस के पहले एक बार देखा हुआ हो, ताकि सॉरी प्रीलिम्स के पहले, एंड प्रीलिम्स के बाद मतलब यू डोंट हैव टू स्टडी इट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये मेरी ओवरऑल होती है। एंड देन फिर मैंने टारगेट्स बना रखे थे कि मैं अपने पहले महीने में मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म करूँगा। तो उसमें भी फिर मेरे वीकली टारगेट्स होते थे कि इस वीक में मेरा ये खत्म हो जाना चाहिए, फिर अगले वीक में वो खत्म हो जाना चाहिए। मैंने कभी डेली टारगेट्स नहीं बनाता था, मेरे वीकली टारगेट्स रहते थे। अब वो वीकली टारगेट्स खत्म करने के लिए मेरे डेली का शेड्यूल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता था, बट वो वीक के एंड में उतना खत्म हो जाना चाहिए एंड उतना पार्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, ये मैं ऑलवेज इंश्योर करने की कोशिश करता था। एंड शुरू में जब मैं जॉब करता था तो वीकडेज को इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे, तो वीकेंड्स मेरे थोड़े हैवी रहते थे। बाद में जब मैंने जॉब लीव कर दी थी तब फिर वो एवरेज आउट कर दिया था एवरी डे 8 to 10 आवर्स। बट जब मैं जॉब करता था तब मेरे वीकेंड्स बहुत हैवी होते थे एंड वीकडेज को मैं आई डोंट थिंक 4 से 5 घंटे से ज्यादा पढ़ पाता था। शिवांकर, जब भी कोई एग्जामिनेशन को अप्रोच करता है, अगर हम यूपीएससी की बात करें, यू केम फ्रॉम टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड, आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी काफी पहले ही छोड़ दी थी। व्हेन यू केम बैक टू द प्रिपरेशन, बहुत सारी चीजों को इंटरलिंक करना पड़ता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साथ ही में करंट अफेयर्स, तो उनका बैकग्राउंड इवेंचुअली आपको आता है। तो हाउ डिड यू स्टार्टेड इंटरलिंकिंग द स्टैटिक पार्ट विद द डायनेमिक? क्योंकि डायनेमिक में हो सकता है आज आपने कुछ पढ़ा, बट डायनेमिक जो करंट अफेयर्स कहते हैं, जैसे वो कई दिन पहले का या फिर कई दिन बाद का है, तो इसका सामंजस्य एक्चुअली कैसे बनाना चाहिए फॉर द पीपल हु हैव नो बैकग्राउंड? आई थिंक जिस तरीके से हमें स्कूल में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स वगैरह, वो बहुत डिफरेंट था कि वहाँ पे एक बुक थी, उसी में से सारे सवाल आने थे एंड ज़्यादा रोट लर्निंग पे फोकस रहता था। तो वहाँ पे आई थिंक उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती थी जैसे यूपीएससी में होती है। यूपीएससी की पढ़ाई इस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एनालिसिस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको
एनालाइज करना आना चाहिए, जैसे आपने कहा इंटरलिंकिंग करनी आनी चाहिए, एंड आई थिंक वो अपने आप यूपीएससी की तैयारी में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में है, तो जब तक आपको एंटी डिफेक्शन लॉ की स्टैटिक चीजें नहीं पता है कि वो क्या है, क्यों उस पर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एंड अभी एमएलएज एमपीज में क्यों अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो उनमें क्या दिक्कतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले स्टैटिक अगर आपका कवर्ड नहीं होगा तो करंट अफेयर्स आपका हमेशा वीक रहने वाला है। तो मेरा यही पूरा वो है कि इस एग्जाम में स्टैटिक इज द किंग मेकर। तो स्टैटिक आपका अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप अपने आप चीजें इंटरलिंक करना शुरू कर देंगे कि ठीक है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ हो रहा है तो सर्टेन स्टेट्स में ज्यादा क्यों हो रहा है, वहां पे हिस्ट्री पहले ज्यादा रह चुकी है इस चीज की। बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो वो जोग्राफी के कारण क्यों रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं जब आप ये चीजें पूरी एक साथ पढ़ने लगते हो, जैसे अगर मैंने पॉलिटी पहले पढ़ा और मैं जोग्राफी बाद में पढ़ रहा हूँ या मैं हिस्ट्री बाद में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे जब वहाँ की हिस्टोरिकल चीजें समझ आती है तो मैं अपने आप उसको लिंक करने लगूंगा कि ठीक है, फिर पॉलिटी में आई थिंक उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों दिया गया, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जो लेट से सेंट्रल स्टेट्स को नहीं दिए गए। तो ये चीजें आप अपने आप लिंक करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका वो है फोकस है वो ज्यादा एनालिसिस पे है ना कि रोट लर्निंग पे है, जो कि स्कूल में नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, फर्स्ट डे से नहीं होती है, वो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, स्पेशली विद मल्टीपल रिविजन। अब आप पूरे अपनी सिलेबस एक बार रिवाइज करने लगोगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में अपने आप आने लगेंगी, एंड फिर पीवाईक्यू आप देखोगे तो अपने आप आपको समझ आने लगेगा कि यूपीएससी आपसे कैसे इंटरलिंक करवाना चाह रहे हैं चीजों को। तो शुभांकर, ये तो प्रोसेस की बात करें एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बट क्या स्टार्टिंग में बेसिक बुक्स ही पढ़नी चाहिए, उसके बाद करंट अफेयर्स का एक्चुअली कई बार होता है कि कौन से फेज से शुरू करें, कौन सा पॉइंट सही है आपको करंट अफेयर्स रेफर करने का, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक अब मैंने तो ऐसा किया था कि मैं स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब उसमें ऐसा था कि मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ आती नहीं थी, स्पेशली इकोनॉमी सेक्शन में कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या लिख रहे हैं, टर्म्स ही नहीं समझ में आते थे। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि आप उसको गूगल करिए तो समझ आएगा, गूगल करता तो बहुत टाइम जाता था। तो व्हाट आई स्लोली डिड वाज कि मैंने कहा चलो ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आई कीप इन टच विद इट, कि जब मैं ये सब्जेक्ट लेट से इकोनॉमी दोबारा पढ़ूंगा तो अगर मुझे रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब चीज़ों को नहीं समझ आ रही है, तो जब मुझे ये चीजें मैं पढ़ रहा रहूंगा तो इनमें फोकस ज्यादा रखूंगा। ऑब्वियसली पुरानी न्यूज में भूल जाऊंगा, बट मुझे वो टॉपिक हमेशा याद रहेंगी कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था। या जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है तो वहाँ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक उनको लोन बेल आउट कर रहे हैं। अगर मुझे ये चीज अभी नहीं समझ आ रही है, मैंने अभी तुरंत तैयारी शुरू की है, बट जब मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा, वहाँ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये चीजें पढ़ूंगा, जब उनका बेल आउट वगैरह पढ़ूंगा, तब मैं इस पर फोकस ज्यादा रखूंगा कि अच्छा हाँ, मुझे याद था कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो फिर ऐसा क्या रहता है कि जब आप प्रीलिम्स के, जब वो 3 महीने पहले हम तैयारी करते हैं कि जस्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, तो उसमें हम करंट अफेयर्स के भी रिवीजन करते हैं। तो उस करंट अफेयर्स में अब क्या होता है कि उस टाइम तक आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लिए, तो फिर आप ये टॉपिक्स दोबारा ये रिवाइज करते हैं, तब आपको एकदम से अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, टॉपिक्स भी याद आ जाते हैं, फिर आपकी तैयारी मतलब थोड़ी होलिस्टिक हो जाती है। तो मेरा एडवाइस ये है कि शुरू में आप स्ट्रगल करेंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जस्ट स्टिक टू इट, मतलब कीप विद इट, पढ़िए, चीजों को ट्राई करिए पढ़ने का, नहीं समझ में आएगा बट जस्ट हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग इन टच विद द न्यूज, बिकॉज उससे काफी चीजें स्टैटिक से लिंक्ड होती हैं, एंड जब आप वो चीजें दोबारा पढ़ रहे होंगे तब आप उन पर उतना फोकस देके पढ़ेंगे कि हाँ ठीक है, ये मुझे तब समझ नहीं आया था, तो जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो एटलीस्ट स्टैटिक में उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो वही है कि यू हैव टू बैलेंस इट आउट। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कंप्लीटली छोड़ दें एंड एक बार में जाके आपको लगे कि अच्छा अब मेरा सिलेबस हो गया है तो अब मैं करंट अफेयर्स करता हूँ, तब तक हो सकता है काफी लेट हो जाए। तो जस्ट स्टिक विद द न्यूज, एक आदत बनाइए डेली कि एटलीस्ट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको एग्जैक्टली समझ भी नहीं आ रहा, बट एक आइडिया होना चाहिए कि आपके आसपास चल क्या रहा है। Shubhankar, I think this is very important for every student to apprehend these facts about the UPSC. ये तो प्रोसेस की बात हो गई, लेकिन शुभांकर आपसे थोड़ा इस जर्नी से रिलेटेड सवाल है। जब जॉब छोड़ी आपने तो यू कॉन्फिडेंट इनफ, आप जैसे यू आर ऑलरेडी साउंडिंग कि उस समय भी यू आर डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट कि यही करना है, बट वाज इट अ लिटिल टफ कॉल टू टेक लीविंग योर जॉब? It was a very tough call to take actually because मैंने फेब में छोड़ा था जॉब, बट मैं दिसंबर 2020, जनवरी 2021, ये पूरे 2 महीने मेरे इसी कॉन्templation में निकले थे कि शुड आई लीव और शुड आई नॉट लीव। एंड इवन व्हेन आई वाज लीविंग माय जॉब, जब मैं घर पे बता रहा था जनवरी में, तो वो उस समय जब सेकंड वेव शुरू हुई थी, काफ़ी ले ऑफ्स भी हो रहे थे, एंड आई हैड अ वेरी गुड जॉब एंड एवरीथिंग, मैं जस्ट मैं प्रमोट भी होने वाला था। तो माई फादर ऑल्सो टोल्ड मी कि एटलीस्ट 1 साल तो कर लो, तो वो क्लाउड ऑफ डाउट हमेशा था, बट इतना ईजी नहीं था वो डिसाइड करना। बट आई थिंक अगेन कि उस टाइम पे मेरे अंदर ये था कि यार अगर मुझे 2 ही अटेम्प्ट देने हैं तो अगर मैं एक अटेम्प्ट भी कम से कम अच्छे से तो दूं कि बाद में ये चीज़ ना रह जाए कि
बिकॉज आई हैड डिवाइडेड माई एनर्जी इनटू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो शायद इसलिए मेरा नहीं क्लियर हुआ, या उसके कारण मेरे प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आए। तो आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ कि जो होगा देखा जाएगा। मतलब इतना मैंने उसमें फिर एक पॉइंट के बाद दिमाग लगाना बंद कर दिया कि मुझे इतना पता था एंड में लाइफ में कुछ ना कुछ हर कोई अच्छा कर ही लेता है। एंड ये एग्जाम ऐसी चीज़ है कि जब आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो यू ऑटोमेटिकली बिकम वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। एंड तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि ठीक है मैं देता हूँ, रिस्क है इसमें, एंड रिस्क नहीं लेंगे तो क्या ही फायदा है। तो वो रिस्क मैंने लिया एंड फिर उसका रिवॉर्ड भी उतना अच्छा ही मिलता है। एंड हमेशा मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी ये थी कि यू ऑलवेज टेक अ डिसीजन, देन यू इधर मेक इट राइट और रॉन्ग, यू नेवर टेक द राइट डिसीजन एट द आउटसाइड। तो आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस कि लेट्स टेक दिस डिसीजन एंड ट्राई टू मेक इट राइट। अगर नहीं होता है तो कुछ और करेंगे लाइफ में, बट आई हैव टू गिव माई अटेम्प्ट फुल फ्लेज। Can we say tough call leads to the best decision of life at times? आई मीन रिस्क का वही है कि रिस्क एंड द हायर, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा रहता है। तो वो तो लाइफ का जनरल प्रिंसिपल है। तो आई थिंक हाँ बोल सकते हैं। Shubhankar, आपने अभी आप जैसे बता रहे थे, we can sense the kind of dilemma that you might had then. Aj, with All India Rank 11 in the most celebrated examination of the country, when you see yourself as Rank 11 और उस जर्नी को देखते हैं, how do you see it entirely? आई मीन थोड़ा हम्बलिंग है एंड थोड़ा काफी ग्रैटिट्यूड है, हम मतलब काफी हम्बल, वो हम्बलिंग सा रहता है। एंड एक चीज ये है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ बहुत लोगों के साथ, स्पेशली जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, कि एक्चुअली होता क्या है कि हम प्रिपेयर करते करते हमारे लिए यूपीएससी के लिस्ट में आना एंड गोल बन जाता है कि बस एक बार लिस्ट में नाम आ जाए फिर तो सब कुछ हो गया। बट आई थिंक ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी मुझे आ गई थी कि ये तो फर्स्ट स्टेप है टू व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू। तो इट इज नॉट द एंड गोल, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि वो लिस्ट में आना इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ वेरी बिग जर्नी, इट इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी एट ऑल। तो ये चीज रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी लोगों की रैंक आ जाती है ऑब्वियसली रिजॉइस करना चाहिए, बहुत मेहनत जाती है उसमें, बट ये रियलाइजेशन जितनी जल्दी आ जाए उतना इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग कि लिस्ट में आना इज जस्ट नॉट द ओनली गोल। जो एक बड़ा पिक्चर है जिसके कारण आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमेशा आपके सामने रहनी चाहिए। शुभांकर, बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं और जैसे हम बात कर रहे थे कि everybody chooses the right topper. Maybe a lot of people who are working might choose you as the right topper. कभी उनको जर्नी में डिलेमा आ रहा है, जॉब के साथ प्रिपरेशन करें या जॉब छोड़ के करें, डेफिनेटली एवरीबडी हैज अ डिफरेंट जर्नी, बट उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर जर्नी? आई थिंक मैम सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है। हर चीज़ इमोशनली हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। एंड मेरे केस में जॉब छोड़ना वाज रिलेटिवली इजी बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिसेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। एंड मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मुझे ही घर पे पैसे कमा के देने हैं या मेरे से ही आई एम द ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस। सो फॉर मी लीविंग द जॉब 6 months के अंदर वाज probably not that tough जितना हो सकता है बाकी लोगों के लिए हो, if they are let's say the sole bread earner of their family, या बहुत चीजें होती है लाइफ में वेयर उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है जॉब छोड़ना, दे माइट हैव एजुकेशन लोन्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आपको जब डायलेमा आ रहा है कि वेदर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली या नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन एनालाइज करके समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप रिस्क भी ले रहे हैं तो आप जॉब छोड़ने का कितने टाइम तक ले सकते हैं, कि आपके पास लेट्स से इनफ सेविंग्स है कि आप 1-2 साल कर सकते हैं, तो आप उस समय लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी करें कन्विक्शन के साथ करें एंड थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करें। अल्टीमेटली जो होगा होना होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट द रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स। तो अगर आपको पता है कि आप जॉब छोड़ के अच्छे एफर्ट्स दे सकते हो एंड आपकी प्रोबेबिलिटी बेटर हो सकती है एग्जाम क्लियर करने की, तो आप बिल्कुल करें, बट थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी उसके साथ रखें कि आपके लाइफ के डिसीजंस आप ही ले पाएंगे। आप दूसरों से इतना मोटिवेट होके या उनके इन्फ्लुएंस में आके आप सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। And also, since we are talking about it, celebrating your journey today, कुछ 3 aspects from your journey that you feel has been majorly behind you getting rank 11. आई थिंक सबसे पहले था द रोल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो क्योंकि कोविड का लॉकडाउन था, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम माई सेल्फ, माई यंगर ब्रदर एंड माई पेरेंट्स, हम सब एक साथ रह रहे थे फॉर 2 years। तो जो एक वो इमोशनल सपोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ से। एंड मेरे फ्रेंड्स में भी बहुत कम लोग को पता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल न्यू। आई डोंट थिंक मोर देन 10-12 फ्रेंड्स ऑफ माइन न्यू कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो
उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. सेकेंडली, एज ए सेट कि किसी को नहीं पता, तो आई डिड नॉट टेक दैट सोशल प्रेशर ऑन मी कि प्रीलिम्स के एक दिन पहले लोग 10 बार फोन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, फिर एग्जाम के बाद कि कैसा गया, फिर रिजल्ट के बाद हुआ कि नहीं हुआ, एंड देन वो सेम मेंस में, इंटरव्यू में. तो वो सोशल प्रेशर मुझे लेना ही नहीं था जो मैंने लास्ट टाइम जेई के एग्जाम के टाइम लिया था. तो वो मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग था कि मैं ज़्यादा इसमें वो दिमाग नहीं लगाऊंगा. एंड थर्ड, कि मैंने बहुत कन्विक्शन के साथ तैयारी की थी कि मुझे पता था कि अगर मैं दिन में 10 से 12 घंटा देता हूँ एंड अपने एफर्ट्स ट्रू मैनर में लगाता हूँ, तो आई विल बी वेरी क्लोज टू गेटिंग इनटू द फाइनलिस्ट. फिर वो थोड़ा सा लक फैक्टर तो रहता ही है. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत क्लियर थी मेरे दिमाग में कि आई विल गिव माई फुल एफर्ट्स टू इट, एंड होता है तो होता है, नहीं होगा तो देखेंगे क्या करना है. बट आई हैव टू गिव इट ऑल आई हैव, मतलब माई ब्लड एंड स्वेट आई पुट इनटू इट, एंड फिर जो होगा देखा जाएगा. तो आई नेवर वरीड अ लॉट अबाउट द एंड रिजल्ट कि क्या आएगा कैसे होगा. इतना ज्यादा कभी इन चीजों पे मैंने दिमाग नहीं लगाया. Thanks a lot, Shubhankar, for joining us in this interview session. It was extremely wonderful to have you today, to have your journey, experiences, and about your learnings. I think it was an extremely enriching session for everybody preparing for the examination. And I hope a lot of people belonging to the same background as you do find you the best suited topper to relate to their journey. Thank you, Thank you. Shubhankar. Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity. Thank you so Pleasure. much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.